Okay, let's start. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته brothers and sisters. كيف حالكم؟ أتمنى أنتم بخير. As you all know, today we are going to discuss about Darwinism. Before diving into the today's session, I want to take you all on a journey through my personal experience with the concept of evolution. So it started when I was in a first standard and saw one cartoon, Doraemon. I think आप सभी ने अपने बचपन में देखी होंगी. So it in उसमें दिखाया गया था कि एक डॉग्स की कम्युनिटी इवॉल्व होकर एडवांस डॉग में कन्वर्ट हुई है और वो ह्यूमंस की तरह बोलना, चलना, दौड़ना, जीना शुरू कर देते हैं। मूवी में ये भी दिखाया गया था कि ह्यूमंस भी पहले ऐप से इवॉल्व होकर ह्यूमंस बने हैं। एट द टाइम आई वाज चाइल्ड और मुझे ये तो बहुत फैसिनेटिंग लगा। फिर जब मैं थर्ड ग्रेड में आई और मैंने स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में वही थ्योरी पढ़ी जो मैंने मूवी में देखी थी, तो मुझे लगा अरे ये तो वही है। And then after that, I have started to take it in a fun way and was doing fun with my family and friends, everything like मैं उनसे कहती थी यार तुम्हारी नोक ना इस मंकी की तरह दिखती है या फिर ये कान ना इस एप्स की तरह दिखते हैं. Just I was started to comparing them with the monkeys and with the animals. It was so funny. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि शायद हम ऐप से इवॉल्व हुए हैं. And after that, when I have just in a fifth grade and मुझे समझ आया कि कार्टून्स तो रियल नहीं होते, दे आर फेक. तो शायद ये थ्योरी भी गलत होगी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन था क्योंकि ये थ्योरी तो बुक्स में लिखी थी. तब मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो हमने इन्वॉल्व होना क्यों बंद कर दिया है? बाकी मंकीज क्यों नहीं इवॉल्व हुए और सिर्फ मंकीज ही क्यों, अदर क्रिएचर्स क्यों नहीं, लाइक काउ, फिश या जिराफ. एंड व्हेन आई हैव जस्ट सेवेंथ ग्रेड तो मुझे इस्लाम के बारे में डीपली पता चला. तब मैंने पहली बार ये जाना कि हम इवोल्यूशन के थ्रू नहीं आए हैं, बल्कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम. अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ने हैंड से क्रिएट किया, जन्नत में बनाया और उनको दुनिया में भेजा. ये मेरे लिए एक रेवोल्यूशन था. देन जब मैं 8th ग्रेड में थी तब मैंने आदम अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी पढ़ी. मुझे पता चला कि जब वो बनाए गए थे ही वाज टू टॉल एट द टाइम. एंड जब मैंने अपने आप को उनसे कंपेयर किया तो मुझे समझ आया कि फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली हम टाइम के साथ चेंज हुए हैं. तो मैंने सोचा अगर ऐसी चेंजेस हुई हैं तो क्या इवोल्यूशन पूरी तरह गलत है? एंड सो मच कंफ्यूजन एट दैट टाइम. फिर व्हेन आई हैव जस्ट इन 10th ग्रेड और मैंने पढ़ा कि हर चीज की ओरिजिन वाटर से है. ये कॉन्सेप्ट कुरान और साइंस दोनों में लिखा है. बहुत लोग कहते हैं कि इस्लाम और साइंस अलग है, लेकिन ये सिमिलरिटी देखकर मुझे लगा कि दोनों कहीं ना कहीं अलाइन करते हैं साथ में. एंड देन व्हेन आई हैव started doing classes in my 12th grade, मैंने इवोल्यूशंस की थ्योरीज और डिटेल्स में पढ़ी अपनी टेक्स्ट बुक्स में. फिर से पुराने सवाल दिमाग में घूमने लगे और मैंने उन सबको क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू किया. नाउ एट द एज ऑफ 19 वी हैव एनकाउंटर ऑन स्टडी जिसमें साइंटिस्ट को कुछ पुराने ह्यूमंस के स्कल्स मिले. कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने कुछ क्रिएचर्स को बनाया और उन्हें इन्वॉल्व होने दिया जब तक वो परफेक्ट ना हो जाएं. फिर उनमें से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को चुना और उन्हें जन्नत में भेजा, फिर दुनिया में भेजा. इट वाज टोटली different. If we see in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala says that we have a created he has a created him in a Jannah. अगर ये पार्ट को माने तो ये डिलीट करना पड़ेगा, ये पार्ट को माने तो ये डिलीट करना पड़ेगा. And still confusion is there. So let's go ahead. Why it's important to know? ये मुद्दा इसलिए अहम नहीं है क्योंकि डार्विनिज्म डिवाइन के क्रिएशन ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि डार्विनिज्म डिवाइन क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है. मुसलमान बाकी अब्राहमिक रिलीजियस की तरह क्रिएशन को पूरी तरह नहीं मानते,
लेकिन डार्विनिज्म को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करते. So the problem lies in its philosophical stance, which denies the possibility of divine and intervention and is often used as a strong evidence for atheism. So today how will we address this? हम सबसे पहले इस थ्योरी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि बुनियादी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो. उसके बाद उन सवालों पर बात करेंगे जो लोगों के जहन में आते हैं जब वो इस थ्योरी के सामना करते हैं, और हम इन सवालों के जवाब थॉटफुली और दलील के साथ देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हर शख्स को बेहतरीन समझ मिले. क्योंकि लास्ट टाइम में जब हमने पॉडकास्ट किया था तो हमने एज ए स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत से लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी, so they didn't get it properly. So that's why today we will try to know correct, so just address all the basic things, basic concepts of Darwinism. Okay, so now would like to invite Ustad Asif to share his insights and guide us toward the correct understanding. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मैं अल्लाह पीस एंड ब्लेस्ड बी अपॉन ऑल ऑफ यू कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया. आज के हमारे प्रोग्राम का टाइटल है द फितना ऑफ सोशल डार्विनिज्म, कि एक फितना है डार्विनिज्म के नाम से समाज में, और उसको ऑलमोस्ट सभी लोग कहीं ना कहीं उससे फैमिलियर हैं. लोग एक इमेज देखते हुए आ रहे हैं कि एक बंदर थोड़े थोड़े होते 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 एक इंसान बन जा रहा है. इसके प्रिंट और इमेज हम जगह जगह पर देखते हैं, और इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है जनरेशन को वो ये होता है कि इससे ये इमेज जाती है कि इंसान जो है वो बंदरों से इवॉल्व हुआ है. और क्योंकि इंसान अगर बंदरों से या जानवरों से इवॉल्व हुआ है तो जाहिर सी बात है कि फिर जानवर और इंसानों में सिवाय डेवलपमेंट के अलावा और कोई बुनियादी फर्क नहीं है. तो जिस तरह जानवरों में कोई हया का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरह इंसानों में भी क्यों हो, और इस तरह इंसानों के दरमियान में बेहयाई को फैलाया जाता है, आम किया जाता है. और इसको इतना हाईलाइट करके, इतना उभार के इसको पॉलिटिकल लेवल पर लाया गया, इतना इसको उठाया गया कि जो नए जवान तबके जो डार्विनिज्म का शिकार होते हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इसको प्रेजेंट करते हैं. और डार्विनिज्म के का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो सबसे बेसिक चीज है वो है कि डार्विन एक नेचुरलिस्ट था, और उसका जो ये थ्योरी है उसमें भी नेचुरल सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है. यानी दुनिया में जो भी क्रिएशन हुआ है, जो भी जानवर है, इंसान है, नबातात हैं, हैवानात है, वो सब खुद ब खुद इवॉल्व हुए हैं नेचुरली. उसमें किसी क्रिएटर का कोई रोल नहीं है. मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? ओके. इसमें कोई क्रिएटर का रोल नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये एक जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, भगवान है, उसके वजूद को चैलेंज करता है पॉलिटिकल लेवल पर. दुनिया में आज कुछ लोग हैं जिन्हें सेक्युलर या लिबरल कहा जाता है, और वो ये चाहते हैं कि दुनिया में उनकी हुकूमत चले. लेकिन ये सेक्युलर लोग जो हैं तादाद में बहुत थोड़े हैं. 100 करोड़, 120 करोड़, 125 करोड़, 200 करोड़, जबकि दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ है, और उसमें ज्यादातर लोग जो है वो किसी ना किसी रिलीजन को मानने वाले हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, हिंदूज हो. तो कोई ना कोई खुदा को किसी ना किसी फॉर्म में मानता है. अब इतने सारे लोगों पर अगर हुकूमत करें तो कैसे करें, लिहाजा खुदा के वजूद को ही चैलेंज कर देते हैं. तो इसलिए उन्होंने डार्विन थ्योरी को एक निशाना बनाया, और उससे सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट लोगों को दिया, और उसका इस्तेमाल फिर ये अलग अलग मौकों पर करते हुए आए.
जैसे जर्मन में रेसिस्टनेस का इस्तेमाल किया। बहरहाल ये सारी चीजें कुछ हमने पहले भी डिस्कस की थी। आज हमारा मुद्दा ये है कि अगर हम इसको डील करें तो कैसे करें? हम इस डार्विन थ्योरी को, डार्विनिज्म को कहाँ देखें, कैसे इसको अप्रोच करें, हमारा व्यू क्या होना चाहिए? तो क्योंकि ये एक साइंटिफिक थ्योरी है और इसको जोड़ा गया है हमारी मॉरल वैल्यूज के साथ, तो कुछ ना कुछ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी इसका हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम बिल्कुल साइंटिफिकली बात करें तो होता क्या है कि जो जनरल लोग हैं, जो इस जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है या फिर सेल्फ स्टडी भी नहीं की है, ये फिर उनके सर से ऊपर उतर जाता है। और अगर हम इसको बिल्कुल जनरल लेवल पर चलें तो कम से कम एक बुनियादी आइडिया हमें साइंटिफिक थ्योरी का भी होना जरूरी है। इसलिए हम इसको साइंटिफिक कम फिलोसॉफिकल लेकर चलेंगे। तो आज मैं कुछ सवाल ऑडियंस से करना चाहता हूं इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि जब भी कोई डिबेट हो, पॉडकास्ट हो या किसी चीज पर डिस्कशन हो, तो हर इंसान के जहन में एक परसेप्शन बना हुआ होता है और वो उसी परसेप्शन के दायरे में उस चीज को देख रहा होता है। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हुआ था हमारे साथ कि अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, वो बनाकर आते हैं और उस परसेप्शन की वजह से जो है फिर वो डिबेट या पॉडकास्ट वो एक हेल्दी रिजल्ट हमारे सामने लेकर नहीं आता। तो आज जो मैं सबसे पहले एक परसेप्शन आपके सामने रख रहा हूं वो ये रख रहा हूं, आर साइंस एंड इस्लाम एंटायरली डिस्टिंक्ट एंटिटीज? क्या इस्लाम और साइंस एक दो मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जिनको कंपेयर किया जाना चाहिए? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आमतौर पर हम सुनते हैं कि ये दीनी तालीम है, वो दुनियावी तालीम है। मदरसे में जो तालीम होती है ये दीनी तालीम है और जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वो दुनियावी तालीम है। ये कैटेगरी हमने बनाई, लेकिन क्या कुरान ने ये कैटेगरी बनाई? नहीं। कुरान तो कहता है इकरा, पढ़। इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि आज दीन और दुनिया अलग नहीं है। ये और भी सेशन पर इस पर बात हुई है कि असल में दुनिया ही के ऊपर हमें दीन को अप्लाई करना है। दुनिया एक वॉल की तरह है और दीन जो है हमारा एक कलर है, उस कलर को अप्लाई करना है दुनिया के ऊपर। ये दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट एंटिटीज नहीं है। सेम यही चीज यहां पर है कि साइंस और इस्लाम ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है। अगर साइंस की आप डेफिनेशन देखें तो साइंस का मतलब है टू स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड एंड द लॉज ऑफ वर्ल्ड। जो इल्म है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, यही तो साइंस है। साइंस इस्लाम के खिलाफ कैसे हो सकती है? साइंस जो है एक एक्वायर्ड नॉलेज है, जिसे दुनिया में आकर इंसानों ने एक्वायर किया, और इस्लाम जो है वो एक डिवाइन नॉलेज है जो वही के जरिए नाजिल हुआ। तो दोनों असल में है तो नॉलेज, दोनों असल में एक इल्म है। तो अल्लाह ने जब इकरा कहा तो उसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं किया कि कुरान पढ़ या हदीस पढ़, उसने कहा पढ़। अब तुम्हें एक्वायर्ड नॉलेज भी पढ़नी है और तुम्हें कुरान भी पढ़ना है। कुरान के आईने में तुम्हें एक्वायर्ड नॉलेज पढ़नी है, जो साइंस है उसको पढ़ना है। कुरान एक आईना आपको देता है। तो ये दो चीजें जो है आपस में टकराती नहीं है, लेकिन हमने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि जब साइंस वर्ड हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि साइंस जो है ये वो चीज है जो यूरोपियन ने हाईजैक की हुई है। साइंस वो चीज है जो यूरोपियन ने हाईजैक की हुई है। साइंस एक गैर की चीज है, तागूत की चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। साइंस साइंस जो है वो तो एक नॉलेज है, एक इल्म है। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। ओके, तो अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि आप लोग प्लीज, आप में से कोई भी कम से कम, क्योंकि इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको डायरेक्शन देने के लिए थोड़ा ये बताएं, क्या साइंस जो है और जो इस्लाम है, क्या ये आपस में कहीं टकराते हैं या नहीं?
क्या हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि साइंस जो है एक वेस्टर्न चीज है और इस्लाम जो है ये एक अलग चीज है? क्या आप लोग अभी तक आप में से यही लोग समझते हैं कि साइंस एंड इस्लाम जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं? इस्लाम क्या कहता है, जैसे कोई भी बात आती है, अरे भाई बताओ इसमें इस्लाम क्या कहता है, अच्छा ये बताओ इसमें साइंस क्या कहती है, क्या मतलब है इस चीज का? हाँ, अगर आप ये कहें कि फला साइंटिस्ट क्या कहता है तो इसको एक अलग तरह से लिया जा सकता है, लेकिन साइंस और इस्लाम को आपस में कुश्ती लड़ाना, उनको टकराना और उनको अलग अलग समझना, ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। मैं सबसे पहले ये पॉइंट आज रखना चाहता हूं। अगर आप में से किसी के भी जहन में इसके ताल्लुक से कोई इश्काल है कि नहीं ऐसा नहीं है, दोनों चीजें अलग हैं, तो प्लीज वो अपना कमेंट रखें, ताकि फिर हम इसका जो सेकंड स्टेज है उसकी तरफ आगे बढ़ें। कैन साइंस एवर बी प्रूवन इनकरेक्ट और नॉट? क्या साइंस कभी गलत भी साबित होती है या नहीं? एनीवन? देखिए, एक नॉलेज का ये डिस्कशन है, तो इसमें हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, उसके देखिए लिए जरूरी साइंस है कि जो है ना, हम्म। हम जी अब आपा। जिसको साइंस समझते हैं और जो साइंटिस्ट बताते हैं उसको हम साइंस अगर समझ रहे हैं, तो वो एक ऐसी नॉलेज है जो इंसान की परसेप्शन है, इंसान ने सोच के या एक्सपेरिमेंट करके की है। लेकिन इस्लाम जो है ना, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है ना, इस्लाम में हम्म। बहुत कुछ आता है। इसलिए जी। साइंस और इस्लाम इस तरह से तो डिफरेंट हो गए, इसलिए हम ठीक। कहते हैं कि डिफरेंट है। ओके ओके। आपने कहा कि साइंस जो है, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है, और अभी उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है हमें देखना है साइंस को कुरान के आईने में। अगर वो कुरान के आईने में, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, कुरान के आईने में अगर वो ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ साइंस जो है वो इस्लाम को, कुरान को जो है एक तरह से सपोर्ट कर रही है। और अगर साइंसदानों की जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ गलत रिजल्ट सामने आता है जो इस्लाम के खिलाफ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ साइंस गलत है। लेकिन अब अगला मेरा सवाल जो है वो ये है, क्या साइंस कभी गलत भी साबित होती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि साइंस गलत साबित हुई है? कोई एग्जाम्पल दीजिए, जरूर आप लोगों को, मुझे उम्मीद है मालूम होगा। अगर साइंस और इस साइंस कभी गलत साबित नहीं होती, तो साइंस कहीं ना कहीं इस्लाम की हिकमतों को खोल रही है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी बैठकर पीने की तालीम दी, कभी खड़े होकर भी पिया लेकिन बैठकर पीने की तालीम दी, और बहुत सारी चीजें सिखाई। तो आज साइंस के जरिए हमें पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुक्म के अंदर ये हिकमतें मौजूद हैं। हालांकि साइंस जरूरी नहीं कि वो सारी हिकमतें हमें पता चल गई हैं, लेकिन हमें हिकमतें पता चलती हैं साइंस के थ्रू, इस्लाम की। तो साइंस जो है इस्लाम को और ज्यादा खोल देता है। साइंस जो नॉलेज है, एक्वायर्ड नॉलेज, वो इस डिवाइन नॉलेज को और ज्यादा कनेक्ट कर देती है हम लोगों से। लेकिन अगर साइंस कभी गलत भी साबित होती है, तब हम मानेंगे कि साइंस और इस्लाम जो है ये आपस में, इनके बीच में डिस्टिंक्शन है, ये आपस में टकरा भी सकती हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि साइंस और इस्लाम, डार्विन के अलावा, डार्विन की तो आज हम बात लेकर चलेंगे, लेकिन क्या डार्विन से पहले ऐसा हुआ है कि साइंस और इस्लाम आपस में टकराए हों? कोई एग्जाम्पल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी, मैंने एक्चुअली पिछला सेशन आपका मिस किया था, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बट आज के सेशन के रेफरेंस में दो बातें कहना चाहूँगी। मेरी समझ, जो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो एज अ साइंस स्टूडेंट और दीन को पढ़ा और साइंस को पढ़ा, तो जो मेरी समझ बनी है वो है कि कुरान, इस्लाम, दीन, ये अल्लाह का इल्म है, और अल्लाह का इल्म मुकम्मल है, और उसमें सिर्फ एक शोबा नहीं है, देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स टू इट। बहुत सारी चीजें वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और साइंस एज अ सबसेट, एज अ एज अ एज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुरान से, इस्लाम से, दीन से, अल्लाह के इल्म से, मुकम्मल इल्म से, वो एक
एक सेक्शन है उसमें। और जब अब क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है तो इसको आई सी इट एज अ टूल। ये एक टूल है डिस्कवर करने का, कि अल्लाह बार बार कहते हैं कि तुम गौर व फिक्र नहीं करते, तुम देखते नहीं, तुम सोचते नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया। अल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह को आइडेंटिफाई करने का एक टूल है साइंस। तो जाहिर है जब आप टूल डेवलप करते हैं तो टूल की डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। कि आज जो एंड्रॉइड का सेट यूज कर रहे हैं उसकी जो सॉफ्टवेयर है, फिर आप अगले साल क्या 6 महीने के अंदर फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगी और फिर अपग्रेड हो जाएगी। तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट वर्जन। इस लिहाज से इट इज एवर चेंजिंग। तो देयर विल नेवर बी अ स्टेज जहाँ आप ये कह सकें हाँ भाई ये अपनी मुकम्मल उस जो इसकी एक एक्सेप्शनल एक लिमिट थी, ये इस लिमिट को पा चुका है। दूसरी चीज ये है कि अब क्योंकि एक टूल है डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में गलती भी हो सकती है। तो गलती एंड दिस इज लाइक अ वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। आप साइंस की कोई भी सब ब्रांचेस उठा के देख लीजिए, अब एक नहीं करोड़ों एग्जांपल्स हैं कि जिसको एक शख्स कहता था। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल हम ये कहते हैं कि आइजैक न्यूटन ने मैकेनिक्स दी। उन्होंने जो फिजिक्स को समझाया, जिस कॉन्सेप्ट से समझाया, आज देयर इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट स्टक रियलिटी इज कि न्यूटन की इक्वेशंस, वो तीनों इक्वेशंस क्वांटम फिजिक्स में भी लागू हो पाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप जो इक्वेशन, जो फॉर्मुलेशन हम सेलेस्टियल लेवल पे लगा रहे हैं वही हम सब एटॉमिक लेवल पे लगाते हैं। प्रैक्टिकली मतलब अगर आप देखें, कॉन्सेप्चुअली देखें तो वो सेम होते हैं, बट उसकी कैलकुलेशन की जो तरतीब है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो अगर हम इसको एज अ सबसेट देखें, साइंस को एज अ टूल देखें, जैसे आपने कहा कि नबी इस्लाम ने कहा कि बैठ के पानी पियो, या दीगर उनकी जो हमें इंस्ट्रक्शंस थी, उस इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए साइंस को इस्तेमाल करना है, वहाँ तक तो ठीक है। बट उसको मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा कर दें, इस्लाम के मुकाबिल क्या ही चीज़ खड़ी हो सकती है? like a psychology or like a creative arts or like any other subject, science is just शायद डिस्कनेक्ट हो गई इनकी आवाज। बिल्कुल सही। साइंस जो है वो अपग्रेड हो रही है। साइंस एक नॉलेज है। अगर मैं साइंस को अब एक नॉलेज के तौर पर कहूँ, एक एक्वायर्ड नॉलेज कहूँ, तो ज्यादा ये एड्रेस करेगा, ज्यादा अपील करेगा। तो ये जो एक्वायर्ड नॉलेज है ये इंक्रीज हो रही है वक्त के साथ साथ, करेक्ट। तो जो नॉलेज आज हम जानते हैं, हो सकता है जब वो अपग्रेड हो तो हमें पता चले कि जो हम पहले समझते थे वो वैसा नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे न्यूटन का एग्जाम्पल दिया, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि पहले ये माना जाता था जो एटम्स होते हैं उनको आपस में डिवाइड नहीं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। एटम जो है सबसे सबसे ज्यादा मतलब एक हमने पढ़ा था कि एटम जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी चीज जो जर्रा हो सकता है वो एटम होता है। लेकिन बाद में साइंसदान आए और उन्होंने बताया कि नहीं, जो एटम होता है उसको भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। फिर बाद में और अपग्रेड हुआ तो पता चला कि वो भी टूट सकते हैं। तो जब तक ये माना जाता था कि एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता, अनब्रेकेबल है, जब तक उस वक्त के लिहाज से सारी एक्सप्लेनेशन सही पर थी, जो प्रोडक्ट आ रहा था, जो उससे जो चीजें मिल रही थी वो फिट बैठ रही थी। फिर आगे जाकर जब कुछ एक्सेप्शंस मिले, फिर उन पर फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो साइंस जो है, एक्वायर्ड नॉलेज जो है, वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं कि वो पहले पहले हमारी स्टेज लिमिटेड थी, फिर जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारी नॉलेज बढ़ गई। इस्लाम के मामले में भी आप देखिए कि कुछ चीजें इस्लाम की अहकाम ऐसे थे जो पहले थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह ने उनको मनसूख कर दिया। मुता था, पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती थी, बाद में पूरी मुता हराम कर दिया। हिजाब का कॉन्सेप्ट हमेशा से नहीं था, वक्त के साथ साथ अपडेट हुआ। इस्लाम के बहुत सारे अहकाम, शराब पहले हराम नहीं थी, बाद में अपग्रेड हुई। तो वक्त और सिचुएशन के साथ साथ इस्लाम तो इस्लाम रहा है शुरू से, लेकिन शरीयत अपग्रेड हुई है। तो जब शरीयत अपग्रेड हो सकती है तो साइंस जो है वो, क्योंकि एक एक्वायर्ड नॉलेज है, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ेगा और उसके सामने नए नए एक्सपेरिमेंट आएंगे तो वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन ये दोनों कभी भी मध्य मुकाबिल तो हो ही नहीं सकते।
साइंस जिस भी स्टेज में होगी वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रही होगी इस्लाम की किसी न किसी हिकमत को। और अगर मान लीजिए वक्ती तौर पर अगर साइंस ये कह रही है एक जमाने में कि जो ये मुसलमानों के यहाँ कॉन्सेप्ट है कि पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि खड़े होकर पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो साइंस की नॉलेज, अभी साइंस ने उस चीज पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उस पर मेडिकल साइंस ने रिसर्च नहीं की थी कि बैठकर और खड़े होकर पानी पीने में क्या फायदे नुकसान है। लेकिन जब उसने रिसर्च की तो आज उसने ये बात कह दी कि हाँ, बैठकर पानी पीने के फायदे ज्यादा हैं, फला फला है वगैरह। लेकिन अब भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उनमें लोग कहते हैं कि ये चीजें फायदा देती हैं, नुकसान देती हैं। साइंस ये कहती है कि अभी हमारी रिसर्च ही नहीं है। मेडिकल साइंस असल में वो चीज है कि जिस पर प्रॉपर रिसर्च होती है, उसके बाद वो फिर अपने रिजल्ट बताती है। बहुत सारी चीजें आज भी लोग कहते हैं कि इसको ये मिलाकर खाओ तो ये फायदे होंगे। साइंस से पूछो, एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास हम गए, हमने पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या जो ब्लैक सीड्स ऑयल है ये यूज कर सकते हैं जो एलर्जी वगैरह हो रही है? बोले ये चीज हमारी लिमिट्स, हम आप उसको यूज करो ना करो, हम इस पर खामोश है। तो साइंस वहां खामोश है जहां उसकी रिसर्च ही नहीं है। लेकिन जहां उसकी रिसर्च है और प्रॉपर एविडेंस मिले हैं, उसको वो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने पर मजबूर होते हैं, और कहीं ना कहीं वो इस्लाम की हिकमतों को और वाज़ेह कर देती है। लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं होता कि साइंस और इस्लाम आपस में टकरा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ एक डार्विन थ्योरी एक ऐसी चीज है जिसको इस तौर पर दिखाया गया है कि दुनिया के तमाम रिलीजन एक तरफ हैं और ये जो डार्विनिज्म है ये एक तरफ है। ये भी सारा पॉलिटिकल गेम है। साइंस और जो डार्विन थ्योरी है वो, अगर आप उसको पढ़ते हो तो वो खुद खुदा के एग्जिस्टेंस को चैलेंज नहीं करती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, soon shall we show our signs in the universe and in their own souls until it is clear that the Quran is the truth। कि अनकरीब हम अपनी निशानियां दिखाएंगे इस आसमान में, आफाक में। यहाँ से एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, साइंस वजूद में आती है। अल्लाह ताला साइंस की तरफ इशारा कर रहा है कि साइंस के थ्रू हम दिखाएंगे अपनी निशानियां। ये सब साइंस ही तो रिसर्च कर रही है कि हाँ, सूरज कितना बड़ा है और ये सितारा कितना पुराना है। और इनके सॉल्व इनके नफ्सों में भी, ये यानी जो बायोलॉजिकल रिसर्च इंसान के जिस्म पर हो रही है, इसमें भी हम दिखाएंगे। और जो साइकोलॉजिकल लेवल पर इंसान की साइकोलॉजी का पता चल रहा है, यहाँ भी हम दिखाएंगे अपनी निशानियां। यहाँ तक कि एक वक्त आएगा कि लोग कह देंगे कि ये कुरान इज द ट्रुथ। यानी जो एस्ट्रोनॉमी है, जो फिजिक्स है, और जो ये आपकी साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, जितने भी ये उलूम सब सिमट कर आ जाते हैं इसमें, आयत आफाकिया में और आयत अनफुसिया, जिसका इशारा कुरान में मिलता है। तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि ये चीजें के जरिए एक दिन ये क्लियर हो जाएगा कि कुरान इज द ट्रुथ। धीरे धीरे, वक्तन वक्तन, और अभी भी ये क्लियर हो रहा है। जो एक बंदा जब सारी कुरान इस्लाम की सारी तालीमात को देखता है और साइंस को बहुत अच्छे से स्टडी करता है, तो उसे देखता है कि कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है अल्लाह के वजूद की तरफ इशारा कर रही है। और बहुत से साइंसदानों ने इस पर किताब भी लिखी है। और एक टाइम ये आएगा इसका जब साइंस अपने बिल्कुल पीक पर पहुंचेगी, तो यही चीज डिक्लेयर कर देंगी, मेडिकल साइंस भी डिक्लेयर कर देगी कि कुरान इज द ट्रुथ। वो वक्त भी आएगा। और अल्लामा इकबाल ने इसके बारे में एक शेर भी कहा है, वो शायद वो टूटा हुआ तारा मही कामिल ना बन जाए, ये उसके आखिरी जुमला है उसका, कि ये जो तारा टूटा था, ये ऐसा ना हो कि एक दिन ये पूरा एक सितारा बन जाए। यानी ये खुद ब खुद कंप्लीट एक अपने आप में उस लेवल पर ना पहुंच जाए कि यही डिक्लेयर कर दे कि इस्लाम जो है, कुरान जो है, वो ट्रुथ है। लेकिन हम मुसलमानों के जहन में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बैठा हुआ है कि इस्लाम और साइंस अलग अलग चीजें हैं। और वैसे ही बैठा हुआ है जैसे कि दीन और दुनिया इन लोगों की जुबान पर आता है कि भाई ये दीनी बात है, वो दुनियावी बात है। जबकि हम जानते हैं कि ये जो दीनी फलसफा है, कुरान जिसको आप कह रहे हो, इसी को तो आपको सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर अप्लाई करना है। जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो वहां पर, वो दुनियावी तालीम नहीं है। उसको कैसे अप्लाई करना है, ये कुरान के आईने में आपको देखना है। यहाँ भी मामला वही साइंस का है कि ये चीजें तो हमें सपोर्ट करती हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस, शैतान के एजेंट, हमेशा से इसको कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं, हाईजैक करते हुए आ रहे हैं। इसे हाईजैकिंग बोलते हैं। अब मैं अगर मान लीजिए बायोलॉजी से हटकर अगर कोई एग्जाम्पल, जी,
एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई इमारत डिजाइन करते हैं तो वो अर्थक्वेक के लिए डिजाइन करते हैं, अर्थक्वेक के लिए वो रेजिस्टेबल हो। तो जब हम अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं कि कैसे अर्थक्वेक आते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि कैसे प्लेट्स आपस में एक दूसरे टकराती हैं, और फिर जो सॉइल के अंदर जो उसमें कुछ बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें होती हैं, कंसोलिडेशन वगैरह, तो उसकी वजह से फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो बिल्डिंग का नेचुरल टाइम पीरियड, मतलब ये सारी मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं एक इमारत को डिजाइन करने के लिए अगेंस्ट अर्थक्वेक, इसमें कहीं पर भी हम ये फैक्टर नहीं ले रहे कि खुदा का जो, जैसे हमें पता चलता है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम के ऊपर अजाब लाता है तो मतलब क्या है कि वहां के लोग अगर बेहयाई में और बुरे कामों में मुसल्लत होते हैं तो फिर जलजले आते हैं, और क़यामत से पहले जलजले आएंगे, हदीसों में हमें पता चलता है। मक्का और मुकर्रमा में भी जलजले आएंगे जिससे वहां के बुरे लोग बाहर निकल जाएंगे। यानी जो ये इस्लाम का जो कुरान का फैक्टर है कि लोगों के अमाल की वजह से जलजले आते हैं, मैं एक मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं कि लोग अगर बुरे अमाल करेंगे तो अर्थक्वेक आएंगे, लेकिन जब हम इमारत डिजाइन कर रहे हैं तो हम ये मॉरल फैक्टर नहीं ले रहे हैं कि वहां के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनके अखलाक क्या है। हम ले रहे हैं सारी चीजें एम्पेरिकल वैल्यूज ले रहे हैं, सारी मैथमेटिकल वैल्यूज ले रहे हैं। यही मामला साइंस का है, बायोलॉजी का है। अगर हमें इंसान की बायोलॉजी को उसको एक मतलब एमबीबीएस मेडिकल साइंस इसको स्टडी करना है, इसको समझना है, कुछ डेवलपमेंट करने हैं, तो फिर हम उसमें ये मॉरल फैक्टर्स नहीं लेंगे, उसको हम वैसे ही स्टडी करेंगे जैसे डार्विन ने किया। और फिर उसके रिजल्ट देख लीजिए आप कि उसके रिजल्ट्स जो हैं, जो उसने स्टडी की, उसको यूज किया गया मजीद बायोलॉजी में, दवाएं बनाने में, और जो ये माइक्रो इवोल्यूशन होता है उसको समझने में, बहुत सारी चीजों में। तो हर चीज की एक लिमिटेशंस होती है। मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो उसी की लिमिटेशंस में आपको पढ़ना होगा, और जब बायोलॉजी को पढ़ना आपको उसकी लिमिटेशंस में पढ़ना होगा। जहां तक बात खुदा की है, तो खुदा का जो ताल्लुक है वो बिलीफ सिस्टम से है। अब अगर हम इन दोनों को हम ये कह दें कि भाई हम भी मान लीजिए पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस चीज को बना दें कि जो जलजले आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, इसका कोई ताल्लुक जो है खुदा से नहीं है, तो प्लेटें आपस में टकराती हैं, कहीं बिल्डिंगें ज्यादा बनती हैं, कहीं पहाड़ की कटिंग होती है, इसलिए जलजले आते हैं। तो इस चीज को तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस में नहीं लेकर आया जाता कि ये खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई पहाड़ काटने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पहाड़ काटने से जो है जमीन पर जलजले आ रहे हैं, कोई भी नहीं कहता। तब लोग ये नहीं कहते कि नहीं लोगों के अमाल की वजह से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात ठीक है, पहाड़ काटोगे तो डिसबैलेंस होगा जमीन पे, उसकी वजह से जलजले आएंगे। सेम मामला बायोलॉजी का भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है इसको बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया, क्योंकि इससे फायदा था रेसिस्ट को, इससे फायदा था सेक्युलर लोगों को। अब हमें उसके इसी फितने को समझना है कैसे। अब मैं आपसे कहता हूं कि डार्विन थ्योरी का पहले मैं सरसरी तौर पर बता दूं। डार्विन यही कहता है कि जितनी भी स्पीशीज हैं आज दुनिया में मौजूद हैं, वो उनका जो कॉमन एंसेस्टर था वो कुछ और दूसरी स्पीशीज थी। यानी फॉर एन एग्जांपल गधा है और घोड़ा है, ये अभी तो हमें दो अलग अलग दिखाई देती हैं स्पीशीज, लेकिन अगर पीछे जाओ तो इनके बाप दादा परदादा जो थे वो एक थे। इसी तरह बंदर है, इंसान है, आज ये अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप पीछे जाओ तो इनके बाप दादा परदादा एक थे। वक्त के साथ साथ क्या हुआ, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, उसकी वजह से इनके डीएनए में चेंज हुआ, वेरिएशन हुआ, और ये सब कुछ नेचुरली हुआ। इसमें किसी मतलब उसने क्रिएटर का जिक्र नहीं किया। वही बात है कि अगर हम अर्थक्वेक के लिए इमारत को डिजाइन करेंगे तो वहां क्रिएटर का क्या रोल है वहां वो नहीं दिखाएंगे, उसको वैसे ही समझेंगे जैसे कि वो कायदा कुल्लिया अल्लाह ने बनाया है जमीन पर, उसने उसको वैसे ही एक्सप्लेन किया। नेचुरल सिलेक्शन प्लस रैंडम म्यूटेशंस, यानी एक वो उस वक्त कोई स्पीशीज थी तो किसी वजह से उसके डीएनए में चेंज हुआ। डीएनए आज हम सब जानते हैं, डीएनए जो है वो किसी भी इंसान की एक ऑलमोस्ट मतलब कहेंगे तो यूनिक आइडेंटिटी है। तो डीएनए में चेंज हुआ, वेरिएशन हुआ, तो धीरे धीरे फिर उसमें रैंडम म्यूटेशंस हुए, और ये सारी चीजें जो है नेचुरली सेलेक्ट हुई, और वो फिर एक नई स्पीशीज बन गई। यानी कुछ गधे बन गए, कुछ घोड़े बन गए, या एक
हिरन का एक झुंड है, उसमें पैदाइशी तौर पर कुछ हिरन थोड़ा धीरे भागते हैं, कुछ हिरन थोड़ा तेज भागते हैं। अब हुआ क्या कि उस जंगल के अंदर जो शिकारी थे उनकी तादाद बढ़ गई किसी वजह से। तो जब वो हिरन के झुंड के पीछे भागे तो कुछ हिरन क्योंकि तेज दौड़ते थे, कुछ धीरे दौड़ते थे। तो जो धीरे दौड़ते थे वो तो सारे शिकार बन गए, जो तेज दौड़ते थे वो बच गए। अब जो बच गए तो जब उनकी आगे आने वाली औलाद हुई तो उनके अंदर ये खुद ब खुद ये कुदरती खूबी पैदा हुई कि वो भी तेज दौड़ते थे। इसलिए धीरे धीरे हिरन जो है तेज दौड़ने वाला जानवर बन गया। इस तरह से उसने इसको समझाने की कोशिश की। बाद में फिर दूसरे साइंसदानों ने उसमें और फर्दर इंप्रूवमेंट किए, क्योंकि उस वक्त तक डीएनए की खोज नहीं हुई थी, ये बाद में हुई। बहरहाल साइंस तो साइंस है, एक साइंसदान दूसरे साइंसदान को ठीक करे वो तो उसी का भाई है। अब हम मुसलमानों को और जो दूसरे रिलीजियस पीपल हैं उनको कहाँ प्रॉब्लम होती है? उनको ये प्रॉब्लम होती है कि ये नेचुरली कैसे हो सकता है? डार्विन की बात क्यों नहीं कह रहा है कि ये क्रिएटर ने किया है? तो मैं अब ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी अगर अपना घर बनवाओगे, उसमें चाहोगे कि हाँ हमारी इमारत ऐसे डिजाइन हो, अर्थक्वेक के लिए डिजाइन हो, तो आप क्या कहोगे कि आप ये वाला फैक्टर भी लेना उसमें? आप तो कहोगे जो मैथमेटिक्स के हिसाब से वैसे ही करो। हमें फिर क्यों ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर? तो मेरा एक सवाल है फिर अभी, जी बताइए। तो जो इमारतें पहले लोगों ने बनाई हैं, जैसे जी ताजमहल है, लाल किला है, और जो जी। अब बन रही है, वो भी तो साइंटिस्ट और इंजीनियर थे। अभी के हाँ हाँ। न्यू साइंटिस्ट में क्या फर्क हो गया है? जी। वो वाली बात अभी क्यों नहीं आ रही? थोड़ा सा और वजाहत करें आप। जैसे वो इमारतें बनाते थे, पहले के घर देखे अभी तक, हाँ हाँ, मिस्र के पहले पिरामिड जमाने में बने देखे। हैं। जी नहीं, पिरामिड वगैरह नहीं, जो नॉर्मल भी घर होते थे ना पहले के, जी जी। हाँ उनको हाँ। उनको ऐसी क्या नॉलेज थी? वो साइंस वाइंस तो उन्होंने पढ़ी नहीं थी। पहले आपका जमाने के घर साइंस। अभी भी आप जी जी देखिए जी ना, पत्थरों के जी। बने हुए, वो हाँ इतने हाँ हाँ। मजबूत है, इतने जलजले वगैरह आते हैं पर वो बहुत ही मजबूत होते हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें तो अलग बात है, पुराने घर। और अभी जो घर बन जी। रहे हैं, तो क्या इतनी साइंस की तरक्की हो रही है या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए हम जो ये मान रहे हैं कि साइंस जो है वो 16वीं सदी से 17वीं सदी से आई है, ये हमारा गलत है मानना। साइंस का मतलब है एक्वायर्ड नॉलेज। इंसान जब से जमीन पर उसने कदम रखे हैं वो नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, इस जमीन की मटेरियल साइंस को एक्वायर जी, कर मैं रहा वही है। बोल रही हूँ, तो वही बोल रही हूँ। ये उस जमाने के लोगों क्या की एक फर्क है? साइंस थी कि वो पत्थरों को जोड़कर घर बना देते थे। अब बाद में जो और दूसरे इंजीनियर्स आए उन्होंने उसको और बेहतर तरीके से समझा कि ये पत्थर आपस में जुड़ते कैसे हैं, उसको स्टडी किया, फर्दर समझा उसको, फिर उसको हाई राइज में अप्लाई कर दिया उन्होंने, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी उन्होंने। तो ये साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये साइंस है और वो साइंस नहीं थी, वो भी साइंस थी, ये भी साइंस थी, और ये इस्लाम तो के कभी भी खिलाफ डेवलपमेंट नहीं थी। कैसे हो गया? मुझे तो डेवलपमेंट नहीं लग रहा है। हमारी आज की इमारतें जो बनती है वो तो गिर जाती है ना। हाँ ठीक है, आपका मैंने पॉइंट नोट किया हुआ है। ये तरन्नुम जी हैं जी आप बताइए। अब आई गॉट योर पॉइंट। आप यू आर पॉइंटिंग आउट कि पहले भी इतनी मजबूत और वैसे स्ट्रक्चर्स बनते थे जो कि अब नहीं बनते हैं। तो उसमें अब ये देखिए, इस सिंगल साइडेड नॉलेज या एक लेंस से, खास किस्म के लेंस से अगर हम देखें तो हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब इसको आप होलिस्टिकली देखिए। वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल था, फिर बहुत हम्म एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स नहीं थे जो आप मामूल घरों की बात कह रही हैं। भाई बहुत, यमुना के किनारे जिस वक्त ताजमहल तामीर हुआ है, आप उस वक्त की टोपोग्राफी यमुना की देखिए और आज की देखिए। और अगर इसी तरह छोड़ दिया जाएगा विदाउट केयर, तो ये जो स्ट्रक्चर है या तो ये वक्त के साथ खराब हो जाएगा, एज एन लाइक टूट टूट फूट हो जाएगी, इसमें इसमें दरारें पड़ जाएंगी। क्योंकि उसका जो नीचे से रिवर बेस है वो भी डिमोलिश हो रहा है। वहां से आप इतनी ज्यादा क्या कहते हैं इसकी, सैंड की स्मगलिंग कर रहे हैं, तस्करी हो रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हो रही हैं। यू हैव टू सी द होलिस्टिक पिक्चर। पहले जो इमारत बन रही है वो मतलब
काफी वक्त लगा के बनाई जाती थी। अगेन द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ पेशेंस। दूसरा, मटेरियल जो था वो एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल था। अगर आप बाहर की कंट्रीज को स्टडी करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि अब जो उनका कंस्ट्रक्शन है दैट इज मोर ऑफ द जो लोकल एरिया में जो मटेरियल मिल रहा है उसके ऊपर वो कर रहे हैं, ना कि ये जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ने डैमेज किया है। जो पिछली 2 सदियों से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है जिसमें फ्रेश आर्किटेक्चर और फ्रेश साइंटिफिक एडवांसमेंट और हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह, होलिस्टिकली अगर आप पूरी चीज को देखोगे तो आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। जी, तो असल में बात जो है फिर ये इंजीनियरिंग में चली जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये चीज हमारी ट्रैक पर रहे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहले जो घर थे, अब आप बुर्ज खलीफा देख लीजिए ना, इतनी इतनी ऊंची इमारत उस जमाने में तो नहीं मिलती ना आपको। तो ये कहीं ना कहीं मतलब साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, साइंस अपग्रेड हुई है और ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझा है कि कैसे स्ट्रक्चर काम करता है। लेकिन वो भी साइंस थी, वो ऐसा नहीं है वो साइंस नहीं थी उन लोगों की, वो उन लोगों की साइंस थी। और जो ये है अपग्रेडेड साइंस है और ये बढ़ती रहेगी, नॉलेज इंक्रीज होती रहती है कयामत तक। तो ये मामला है। अब हम वापस अगर डार्विन पर आते हैं तो डार्विन की थ्योरी में डार्विन भी तो अपने उस फ्रेमवर्क में काम कर रहा है जैसे इंजीनियरिंग अपने फ्रेमवर्क में काम कर रही है। लेकिन कभी भी इंजीनियरिंग को जो है खुदा के लिए चैलेंज बनाकर सामने नहीं लाया जाता। तो डार्विन को क्यों लाया जाता है? तो इससे ये पता चलता है कि मामला जो है ये पॉलिटिशियंस का है। पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं। अगर वो चाहते तो किसी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को भी खुदा के खिलाफ खड़ा करके ये साबित करने की कोशिश कर सकते थे कि खुदा नहीं है लिहाजा। लेकिन उन्हें ज्यादा सुटेबल ये डार्विन थ्योरी लगी क्योंकि इसमें और भी दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह। तो मेरा कहने का कंसर्न यहाँ सिर्फ इतना है कि ये सारा पॉलिटिकल गेम है। डार्विन को ना हम कभी ये समझें कि उसने कभी पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं लिया। एक बीमारी से घिरा रहा, उसी में फिर उसकी डेथ हो गई। लोगों से कट के हटकर वो अपनी एक्सपेरिमेंट करता रहा, स्टडी करता रहा। लेकिन ये पॉलिटिशियन ये काम करते हैं। अगर हम जो हमारी जड़ है, जो फितने की जो जड़ है वो पॉलिटिशियंस की तरफ मिलेगी, उसको अगर हम समझ लें तो सिर्फ एक ये डार्विन का मसला नहीं है। जितने भी एक्स मुस्लिम हैं और जितने भी ये इस्लाम के खिलाफ और रिलीजन के खिलाफ ये मसले खड़े होते हैं, हम सबको आसानी से टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम साइंस के अंदर घुसे तो यकीन मानिए हम कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, क्योंकि चीजों से और चीजें निकलेंगी, फिर दूसरी चीजें निकलेंगी, फिर हम कॉन्सेप्ट जो है ना उसी में उलझ कर रह जाएंगे। और उस कॉन्सेप्ट में हम इतना डेप्थ में चले जाएंगे कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, आम आदमी है, वो समझ नहीं पाएगा कि आप कितने सही हो कितने गलत। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ अपने समझ के दायरे में चीजों को समझना चाहता है। और पॉलिटिशियन जो है उनकी समझ के दायरे में ही चीजों को सामने रखना चाहते हैं और उनके माइंड को हाईजैक करके उनके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। लिहाजा हमें भी इस गेम को वैसे ही समझना है। मेरा कहने का यहाँ कंसर्न सीधा सीधा ये है कि डार्विन थ्योरी जो है खुदा के वजूद को चैलेंज नहीं करती है। इसको इस तरह से दिखाया जाता है, वो अपने फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं क्योंकि इस पर और भी डिस्कशन की जरूरत है, सारी चीजों को खोलने की। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि डार्विन थ्योरी को इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। इवोल्यूशन एक टर्म है और एक टर्म है क्रिएशन। क्रिएशन और इवोल्यूशन में क्या फर्क है मुझे लगता है सभी लोगों को मालूम होगा। इवोल्यूशन ये होता है कि एक स्पीशीज का वक्त के साथ साथ किसी दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ज हो जाना। यानी यानी आप ये समझ लीजिए कि बंदर और इंसान पहले कोई एक एप्स थे और वक्त के साथ साथ एक उनमें डाइवर्जेंस हुआ, एक बंदर निकल कर आ गया, एक इंसान निकल कर आ गया। दैट इज इवोल्यूशन। या इंसान फ्यूचर में कोई और नई स्पीशीज बन जाए उसे इवोल्यूशन कहेंगे। एक स्पीशीज वक्त के साथ साथ बदलकर दूसरी स्पीशीज बन जा रही है क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ उसके डीएनए में वेरिएशन हो रहे हैं। हम इन चीजों में डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस हम इतना समझ रहे हैं कि इवोल्यूशन का मतलब यह है कि स्पीशीज चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ लाखों सालों में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है क्रिएशन का। क्रिएशन का कॉन्सेप्ट यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पहले दिन से इंसान बनाया है। ऐसा नहीं कि इंसान पहले कोई दूसरी स्पीशीज थी और आज वो आकर इंसान बना है। अल्लाह ने इंसान को पहले दिन से अपने हाथों से बनाया और वो पहले दिन से इंसान था और आखिर तक चाहे कितने ही एनवायरमेंटल चेंज हो, कुछ भी हो, इंसान इंसान ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ये कुरान का कॉन्सेप्ट है। तो इस हिसाब से इवोल्यूशन और क्रिएशन की दो अलग अलग टर्म है।
तो अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि जो टर्म इवोल्यूशन है, कि क्या ये खुदा के एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहा है या नहीं? आप क्या समझते हैं? आपकी अपनी नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस लिहाज से मुझे बताएं। द टर्म इवोल्यूशन चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट? अगर हाँ, अगर ये चैलेंज करता है तो फिर हम उस पर बात करेंगे, और अगर ये चैलेंज करता ही नहीं है, तो जब इवोल्यूशन चैलेंज नहीं कर रहा तो इवोल्यूशनरी थ्योरी कैसे चैलेंज करेगी? फिर हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे, नेचुरल सिलेक्शन पे, क्योंकि तीन ही टर्म्स हैं, इवोल्यूशन है, नेचुरल सिलेक्शन है। ये दो ही अगर हमारे क्लियर हो जाए तो बाकी हमें इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्या इवोल्यूशन का वर्ड जो है वो कुरान के खिलाफ है? अगर हम इवोल्यूशन को मानते हैं तो क्या ये अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा है? इवोल्यूशन टर्म क्लियर है सब लोगों को? आमिर भाई नहीं है आज। अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दे, नहीं क्लियर है तो जस्ट अनम्यूट क्योंकि करके पूछ। आई थिंक इस टॉपिक का तो मुझे लगता है ग्रुप में पहले से मेंशन था कि इस टॉपिक पर बात होगी, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा इसको तो सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। इसमें सिर्फ यस और नो बोलना है आपको। आप यस और नो बोलोगे, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन ही करता चला जाऊं, मान लीजिए, और आप लोगों को मैं अपनी कहानी गीत गा रहा हूं और वो आप लोग एड्रेस नहीं कर रहे, तो वो गलत हो जाएगा ना। ये एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक है। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं जर्नल लेवल पर। मैं साइंटिफिक थ्योरी में घुसकर उसको सॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मैं समझता हूँ एक आम हिकमत के खिलाफ है। मैं चाहता हूँ जो बंदा बिल्कुल भी इस फील्ड से नहीं है वो भी इस चीज को समझे। उसने बस इमेज देखी है और इतना जाना है कि इंसान के बंदरों से इंसान बना है, बस उसके जहन में ये है। तो एट ए टाइम अगर उसका किसी डार्विनिस्ट बंदे से वास्ता पड़ जाए तो वो कैसे डील करे, वो कैसे बाहर बाहर ही खेले। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बीच में मुकाबला हुआ था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा की फिलॉसफी में नहीं गए थे, बल्कि वो उन्होंने बाहर ही बाहर उसको, नमरूद को जो है, काट दिया था उसकी दलील को, कि मेरा रब पूर्व से सूरज को निकालता है तो पश्चिम से निकाल दे। ये वाली आर्ट हमें सीखनी है। वरना कोई, यहाँ मेरा मकसद बायोलॉजिकल टीचिंग से तो बिल्कुल हरगिज नहीं था। हम सिर्फ कुरान के दायरे में, कुरान के फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं। तो अगर डार्विन थ्योरी इस्लाम के खिलाफ है तो हमें ये देखना है कि ब्रेक डाउन कर देते हैं ना। डार्विन थ्योरी में एक इवोल्यूशन टर्म आता है, एक नेचुरल सिलेक्शन आता है, रैंडम म्यूटेशन आता है, वेरिएशन आता है। ये 4-5 वर्ड आते हैं। एक एक करके हम इनको ब्रेक कर देते हैं कि अगर ये वर्ड खुदा के खिलाफ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पूरी, इसका मतलब पूरी थ्योरी ही इस्लाम के खिलाफ नहीं है। अगर ये टर्म है तो फिर हम मजीद उस पर बात करेंगे। ये ज्यादा आसान है। तो मैंने पहला टर्म लिया इवोल्यूशन, इसके बाद फिर हम नेचुरल सिलेक्शन पर करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन रीजनिंग बीइंग आवर किड्स विल आस्क। आपका अगर किसी एथिक्स से वास्ता पड़ता है, किसी ऐसे बंदे से वास्ता पड़ता है जो डार्विन थ्योरी से ये साबित करना चाहता है कि खुदा नहीं है और ये सब कुछ अपना आप होता चला आ रहा है, तो आपको सबसे पहले जाहिर सी बात है उससे यही पूछना है कि डार्विन थ्योरी के जो की वर्ड्स हैं वो क्या हैं। जाहिर सी बात है वो इवोल्यूशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, रैंडम म्यूटेशंस है, वेरिएशन है। तो तो ये पहले सब वर्ड पे पकड़ लेते हैं, क्रिएशन में हो रहा है ना जी। आसिफ भाई, ये सब तो जो क्रिएशन है उसके अंदर हो रहा है। ऑलरेडी एक क्रिएशन है, उसके अंदर हो रहा है ना ये कोई हाँ, चीज बन रही है फिर उसके अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसे है। अगर देखिए आप इवोल्यूशन को अगर हम ये माने कि एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है, उस टर्म में लें बायोलॉजी से हटकर,
तो हम सब जानते हैं कि पहले सारा मटेरियल एक था। ये बिग बैंग के टाइम पर ये सब कुछ एक डेंस शक्ल में मौजूद था। फिर उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ तो वहां से फिर सितारे बने। तो सितारे भी एक तरह से अगर देखा जाए तो सितारों के लिए आप क्रिएशन बोलें या इवोल्यूशन बोलें, क्या वर्ड बोलना ज्यादा सुटेबल रहेगा? ये फिर अपने आप में एक सवाल बन जाता है कि स्टार जो है वो अ, किस तरह से बने हैं। उसे उस कुरान में अल्लाह ताला ने फातिर समावाती का वर्ड भी इस्तेमाल किया है, और कुरान में अल्लाह ताला ने खल्क का वर्ड भी इस्तेमाल किया है, यानी दो टर्म अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। और किसी भाई ने कहा था कि फातिर समावाती, जो फातिर का वर्ड है ये इवोल्यूशन के ज्यादा करीब है, क्योंकि वहां एक चीज से दूसरी चीज बन रही है। लेकिन अल्लाह ताला उसी चीज के लिए क्रिएशन का भी वर्ड यूज कर रहा है। तो कुरान के हिसाब से अगर मैं अपनी बात कहूं, चलिए आप लोग नहीं कह रहे, कि जो टर्म इवोल्यूशन है ये इस्लाम के और कुरान के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। क्योंकि इवोल्यूशन भी अगर होगा तो अल्लाह की मर्जी से होगा ना, हम तो ये मानते हैं। तो इवोल्यूशन का होना जो है खुदा के वजूद को कहीं से कहीं तक चैलेंज नहीं करता। और दूसरी दलील इसमें यह है कि आज सभी लोग मानते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन होता है। लास्ट सेशन में आमिर भाई ने ये बात बताई है कि माइक्रो इवोल्यूशन होता है, जो एक बैक्टीरिया टाइम और टेम्परेचर इन तमाम चीजों के एतबार से, सर्वाइवल के एतबार से वो चेंज होके कुछ दूसरा, मतलब उसमें म्यूटेशंस होता है, वो दूसरा फिर बैक्टीरिया बन जाता है। कोविड-19 हुआ, ये हुआ। तो अगर एक एक बैक्टीरिया में भी अगर चेंज हो रहा है, उसके लिए अगर इवोल्यूशन वर्ड यूज किया जा सकता है, तो बड़ी चीजों के लिए इवोल्यूशन वर्ड यूज किया जाए तो खुदा को तो ये चैलेंज नहीं करता। क्योंकि खुदा को अगर छोटे लेवल पर चैलेंज नहीं कर रहा तो फिर दूसरे लेवल पर भी नहीं करेगा, मैक्रो लेवल पर भी नहीं करेगा। इवोल्यूशन टर्म जो है ये फिर तागुती वर्ड नहीं है, ये एक साइंटिफिक वर्ड है। एनी कंफ्यूजन? हाँ बताइए। नहीं भाई, मुझे माशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस मैं बाकी लोगों के लिए बताना चाह रही हूँ कि जब एक देहरिया आपसे कहता है या एथीस्ट या पॉलीथीस्ट आपसे कह रहा है कि डार्विन की थ्योरी इवोल्यूशन की सही है, तो उसका मतलब होता है इंटर स्पीशीज एवोल्यूशन। माने कि पहले एक सेल था, फिर डिवाइड होके दो बने, फिर वो मल्टी सेलुलर बना, फिर वो पहले छिपकली बनी, फिर बत्तख बनी, फिर बंदर बना, और फिर इवेंचुअली इंसान बन गया। तो इस लॉजिक से तो आगे भी बढ़ना चाहिए था। तो ये जो उसने ट्रेन चलाई है, ट्रेन ऑफ थॉट है, ये बिल्कुल अल्लाह की खलकत में एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट है। जो माइक्रो एवोल्यूशन वाली बात का आप कह रहे हैं, जिसको आम अगर कोई साइंस का बंदा होगा तो कहेगा भाई म्यूटेट कर गया, ये वायरस था, ये म्यूटेट कर गया, या इसमें वो इंटर स्पीशीज नहीं है, वही वायरस था, वो अपना ही एडवांस वर्जन बन गया। जैसे कि हमारी आपकी जनरेशन के जो बच्चे थे, उनकी खास परसेप्शन है, खास सोच है, और खास 20 साल की उम्र में उनकी खास सलाहियत थी। पर जो आने वाली जनरेशन है, जिस लेवल का एक्सपोजर उसको मिल रहा है, उसमें ये सलाहियत हो सकता है हमें 12 साल के बच्चे के अंदर ही मिल जाए। तो इसको हम एवोल्यूशन नहीं कहेंगे, मतलब ये होगा अपना ही एक एडवांस वर्जन बन जाना। ये ओके, डार्विन का एवोल्यूशन नहीं है। हमें ये ठीक है। समझना पड़ेगा कि अगला बंदा जो हमसे एवोल्यूशन की बात कर रहा है, उसकी मंशा क्या है। ये इस सेशन में हमें समझना जरूरी है। ओके ओके ओके। यानी जैसे इंटर स्पीशीज की आपने बात की, तो अगर हम अब सीधा पॉइंट पर आते हैं कि इंसान और बंदर के जो दादा परदादा थे वो एक थे, वो ये बात कह रहा है हमारे सामने, और ये चीज हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और ये इस्लाम के खिलाफ है। क्या ये ना क्लियर है ना आपके हिसाब से? जी भाई, बिल्कुल। है ना उस कि अमीबा की क्रिएशन का क्रिएटर जी खालिक अल्लाह है, मेरा भी अल्लाह है, बंदर का भी अल्लाह है। जी। दिस इज द क्रक्स ऑफ माय बिलीफ। आपने कहा ना ये एक बिलीफ सिस्टम है, दिस कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय साइंस आल्सो। डार्विन इसके उलट कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पहले वो अमीबा था, उसके बाद वो कुछ और बना, फिर कुछ और बना, फिर उसमें ये चेंजेस हो गए। माने कि वो पूरी एक सिंगल ट्रेन है, पूरी लाइफ। उनका कहने का मतलब है कि पानी के अंदर जब जमीन पर पहले जमीन एक धधकता हुआ गोला था, फिर उस पर किसी वजह से बारिश हुई, और वो बारिश लाखों सालों तक होती रही, और उस पानी के अंदर जानदार का जन्म हुआ है। तो अब ये यहाँ तक ये बात सही है, यस, जानदार का जन्म हुआ है। पर आप ये कहो कि इंटर स्पीशीज एवोल्यूशन है, कि हाँ अमीबा से कुछ और बन गया, तो ये बात इंटरफेयरिंग है। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन।
दैट अ मुस्लिम हैज टू अंडरस्टैंड। हम लोग को और बायोलॉजी का चैंपियन बनने की कोई जरूरत नहीं है, बट जब सामने से ताकूत भी तो बहुत फाइन लाइंस में आता है ना, तो हमने समझने की जरूरत है कि जो अगला बंदा कह रहा है वो किस मंशा में, किस मौके से कह रहा है, वहां आपको उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। आसान अल्फाजों में कहें तो इंसान और बंदर, इनके जो एंसेस्टर थे वो एक थे। ये चीज हमारे कुरान के और इस्लाम के और उसकी फिलॉसफी के खिलाफ है। क्लियर? लेकिन अब मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं, अब मान लीजिए कुछ की क्वेश्चंस हैं कि हम मानते हैं मुस्लिम्स, अभी अभी मैं सिर्फ सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, मैं फाइनल आंसर नहीं दे रहा हूं इस चीज में कि ये इस्लाम के खिलाफ है या नहीं है, या हमने इसको एक परसेप्शन बना लिया कि ये इस्लाम के खिलाफ है, कि हमें इसमें अपनी तौहीन लगती है कि हम और जानवर जो हैं उनके एंसेस्टर एक थे। इस पर हम आएंगे बिल्कुल लास्ट कंक्लूजन पर, लेकिन उससे पहले अब कुछ सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम अगर पहले इंसान है, तो आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर उतरे हुए कुछ हजार साल हुए हैं। ये चीज हमें जेनेसिस से भी पता चलती है, एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी पता चलती है कि ऐसा नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम अब से कई लाख साल पहले जमीन पर आए थे। क्यों? क्योंकि सही बुखारी की हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम के और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में 10 जनरेशंस का फर्क है, 10 जनरेशंस। और हम जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कुरान करीम में 950 बरस बताई गई है। अब इसको किसी भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन में रखकर देख लीजिए, पीछे चले जाइए तो हद से हद आप 20,000 साल पहले चले जाएंगे, 30,000, 40,000, 50,000, जबकि ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि 10,000 साल, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे मुस्लिम्स हो। अब हर चीज का कोई सबूत, एविडेंस तो होना ही, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि 2 + 2 4 होते हैं, +2 6 होते हैं, ये भी एक थंब रूल होता है। तो ये हमें थंब रूल से पता चल जाता है। लेकिन हमें जो होमोसेपियंस के जो हमें स्कल्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जो इंसानों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, वो है 3 लाख साल पुराने। इनका रहा कि टोटली मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, वो है 3 लाख साल पुराने। तो अब एक ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसा नहीं है, इंसान अगर यहां से, इंसान की शुरुआत यहां से हो रही है, तो ये फिर पहले कौन थे? एक सवाल ये खड़ा होता है। कैसे? मैं अगले अगले सवाल पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। फिर हम प्योर बायोलॉजी में एंटर कर जाएंगे, जो मैं नहीं चाह रही हूँ। और दूसरी चीज, आपने खुद ने कहा, आपने चलिए एक्सेप्ट कर लिया कि ह्यूमन स्कल्स हैं। जी। आपने, अब देखिए रेसेस भी तो होती हैं। मतलब अगर एक ब्लैक जोड़ा है, एक नीग्रो जोड़ा है, तो उनके यहाँ सुर्ख सफेद बच्चा तो नहीं पैदा होता, ब्लैक ही बच्चा पैदा होता है। ठीक है, एवोल्यूशन की कॉन्सेप्ट, जो एवोल्यूशन की कॉन्सेप्ट है, तो इम्कान होना चाहिए। अब इतनी ज्यादा पुरानी इंसानी हिस्ट्री है, कोई एक एग्जाम्पल तो होगा कि कोई नीग्रो जोड़ा हो, उनके यहाँ कोई सफेद बच्चा पैदा हो गया हो, या कोई सफेद जोड़ा हो, वाइट कपल हो कोई, और उनके यहाँ नीग्रो या ब्राउन बच्चा पैदा हो गया हो। तो एवोल्यूशन यहाँ पर भी तो लगता है, दिस इज, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड द स्पीशीज, मैं स्पीशीज के अंदर ही हूँ। वो एक जो आपने बात कही वो बिल्कुल वाजिब जायज बात है, एविडेंसेस हैं, बट उसकी एक्सप्लेनेशन फर्क है। मतलब नॉट, मतलब हम ये आई विल कहेंगे कि नॉट वो कनेक्ट इट टू डार्विन्स एवोल्यूशन, आई विल नॉट नहीं कनेक्ट नहीं इट नहीं टू नहीं, हम डार्विन्स अभी अभी एवोल्यूशन। नहीं नहीं, अभी मैं डार्विन पर नहीं आया हूँ। अभी मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि ये जो चैलेंज खड़ा हो रहा है, मतलब एक चीज जो हमें वो, हाँ, अभी हम आएंगे, धीरे धीरे उधर आएंगे, लेकिन एक सवाल है कि अगर मैं सच जानना चाहता हूँ तो सच मैं अपने लिए जानना चाहता हूँ। मैं किसी को एथिस्ट को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने लिए भी तो सच जानना चाहता हूँ कि हाँ वाकई ये क्या चीज है, मुझे भी तो हैरान कर रही है चीज। तो उस लेवल पर मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैंने उससे कनेक्ट नहीं किया, अभी मैंने डार्विन से इसको कनेक्ट नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम्स का बिलीफ ये है कि इंसान, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है जो इतने साल पहले जमीन पर आए होंगे। तो जो होमोसेपियंस की स्कल्स मिली हैं, तो हमें फिर स्ट्रांगली ये कहना चाहिए कि वो इंसान नहीं थे। मतलब मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट इतना तो कहना पड़ेगा ना कि मैं ये मानती हूँ, अपने एज ए बिलीफ तो आप कह सकती हैं कि वो इंसान नहीं थे। ये आप डिक्लेयर करें तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन पर जाएंगे और आप कहेंगे कि
हाँ वो इंसान हो सकते हैं, तो सिर्फ आपके हो सकने के इम्कान से आपके इस बिलीफ सिस्टम को बहुत गहरी चोट पहुंचती है, जिसमें आप ये मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। ये सिर्फ सच जी जानने के लिए है। वाजिब, बहुत वाजिब सवाल है एंड अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली जो जो जिस बैकग्राउंड से हमने डेटा उठाया वो ये कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है उसके भी कई सारे एराज थे, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, बड़े सारे पीरियड्स थे। और उस पीरियड में जब जैसे जैसे बंदर से इंसान का एवोल्यूशन होता चला गया, इंसान की इवॉल्व फॉर्म, मतलब एक था होमो निएंडरथल्स, एक था होमो होमोसेपियंस की भी बड़े सारे फॉर्म्स थे, जिसमें लेटेस्ट फॉर्म जो था वो होमोसेपियंस इरेक्टस था। तो जी वो जो उनको स्कल मिले हैं वो उस स्पीशीज, वो उन्होंने उसकी जो नेमकरण कर रखी है ना, जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है वो सेपियंस का नॉमेनक्लेचर नहीं है। ये तो साइंटिस्ट ने भी नहीं दिया। मतलब उन्होंने कहा जी कि हाँ, कि ये वो था, क्या बोलते हैं उसको, हंटर गैदरर था। फिर उसके बाद उसने पत्थरों को टकरा करके और उसमें आग जलाई। फिर ये एक, मतलब ये दूसरी स्पीशीज थी, इसका नाम अब मुझे उतना नाम नहीं एडवांस याद है नहीं इसका। नहीं, मैं भी नहीं चाहता, मैं भी साइंस में घुसना फिर नहीं उन्होंने चाहता कहा कि हमें। जब इसने आयरन की डिस्कवरी की तो ये एक अलग थी। तो वो जहां उनके अगर नाम अगर आप चेक करेंगे तो वो नाम जी जी, होमो सेपियंस के नाम नहीं, होमो, क्रोमैग्नॉन और बहुत दूसरे हाँ अलग हाँ अलग हाँ, नाम जी है। जी जी जी, बड़े सारे नाम हैं उसमें। हम जो है, हम, आप, मैं, और जो अभी पिछले 20, मूसा अलैहिस्सलाम एंड आदम अलैहिस्सलाम, तो इन सबको वो कहता है होमो सेपियंस इरेक्टस, सीधा खड़ा हो सकता था। जी होमो सेपियंस जिसमें इंसान इरेक्टस, बिल्कुल सीधा अपनी रीढ़ पे हाँ खड़ा समझ। हो सकता था, वो उसको इरेक्टस कहता है। उससे पहले की, और उनकी अगर आप सब, बनावट भी देखें, स्कल की जो जी जी बनावट है, अब कंपैरेटिव स्कल की बनावट जो है उसमें भी बहुत सारे फर्क हैं। मतलब जो आपकी क्रेनियल कैपेसिटी उसका साइज बहुत छोटा है जो आज का इसको इंसान है। इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। जो सबसे एडवांस स्टेज जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले की है, वो क्या है? देखिए सबसे मुझे एडवांस टाइमलाइंस स्टेज, पे, भाई मुझे टाइमलाइंस चलिए पे बहुत चलिए उसको, सीरियस, हाँ, मतलब मेरे पर्सनल मसाइल हैं एज अ स्टूडेंट ऑन द टाइमलाइंस, जो टाइमलाइंस वो कह रहे हैं। क्योंकि वो फिर उसके बाद डार्विन यही तो फेल हो गए, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है ना उसके एक बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं जो क्रॉस वेरीफाई नहीं हो पाते। बहरहाल देखिए, नहीं नहीं ठीक है वो, हम हमें वहां जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना है कि अगर जो सबसे एडवांस जो स्कल्स मिले हैं, सबसे एडवांस है ना, सेपियंस इरेक्टस। आदम अलैहिस्सलाम, हाँ हाँ आदम अलैहिस्सलाम तो ये चलिए ठीक है, इरेक्टस में आ गए आपके। लेकिन हम्म उससे पहले जो स्कल्स मिले हैं, क्या वो हम लोगों से, जो आज का इंसान है, उससे बहुत मिलता जुलता है या नहीं है? मिलता जुलता है, बहुत नहीं मिलता जुलता है। हाँ हाँ ठीक है, मिलता जुलता है। तो अब हम, सवाल ये, हम हमारी अब, आइडेंटिटी ही, भाई हमारी आइडेंटिटी हमारी क्रीमियल कैपेसिटी से है। आप मेरी बस इतनी सी बात समझने की कोशिश करें। आप जी पिछले 3,000, 4,000, 10,000 साल की हिस्ट्री भी अगर उठा लेंगे, तो जितनी जी 10,000 साल पुराना भी अगर कोई स्कल निकाल लेंगे, तो उसकी जो पहचान है, जो उसकी शनाख्त है, उसकी कार्बन डेटिंग से आपने एज निकाल ली। अब जो शनाख्त है कि इंसान का ये है, जी क्या खोपड़ा है ये, वो उसकी जी जी क्रेनियल कैपेसिटी से है। बाकी सब चीजें मिले ना मिले, मतलब समझे हाँ कि पिछले हाँ 10-20 हजार साल से जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो मोर और लेस कांस्टेंट है। मर्द की एक खास क्रेनियल कैपेसिटी है और औरत की वो खोपड़े को पहचानते ही उससे है कि जी 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 बिल्कुल। यहाँ बस सवाल सिर्फ यहाँ इतना ही है कि जो भी है, उसे जो भी टर्म कह लेते हैं हम, उसका जो भी खोपड़ी हमें मिली है, जो भी स्कल्स हमें मिली है, उसे हमें कुछ, उसे क्या हम बंदर कह सकते हैं, उसे कुछ और कह सकते हैं, उसे हमें कुछ तो नाम देना होगा ना। अगर हम उसे इंसान ना कहें, तो इंसानों के सबसे करीब, अब सारे एविडेंस में, मतलब सारे जानवरों में सबसे करीब उसको कहेंगे ना, उसे कुछ डिक्लेयर तो करना होगा ना हमें। अगर हम उसे हाँ, ये कहें कि वो इंसान नहीं है, तो ये आपका कहना होगा। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम होमोसेपियंस हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता है कि जो 3 लाख साल पहले के स्कल्स मिले हैं, वो हम हैं, हम तो आदम अलैहिस्सलाम से हैं। कहने का मतलब यह है कि जो आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, तो जो स्कल्स मिले हैं और जो हम हैं,
क्या वो सबसे करीब नहीं है? में है। अगर आप सारे बस जानवरों को उठा करके देखें तो हाँ, जो उनकी जो भी रिमेन्स मिले हैं वो इंसानों से काफी मेल खाते हैं। बस सिर्फ इतना ही मेरा पॉइंट था। मेरा 100% का तो मेरा भी पॉइंट नहीं है। अगर 100% मैं ये डिक्लेयर कर दूं तो फिर ये सारा मामला ही खत्म हो जाता है ना, फिर आप भी मान लोगी, मैं भी मान लूंगा। सिर्फ मेरा इतना ही पॉइंट था जितना आपने कहा, और उतना ही मैंने कहा भी था कि वो बहुत मिलते जुलते हैं। अब बहुत में आप कम ज्यादा कर लो एक अलग बात है, लेकिन उसे ये नहीं कह सकते वो बंदरों के स्कल्स हैं, उसे ये नहीं कह सकते वो किसी जानवर के स्कल्स हैं। उसे अगर कोई नाम देना ही पड़ता है तो वो ये कहा जाएगा कि इंसानों के स्कल, इंसानों के सबसे करीब हो सकते हैं। उसे होमोसिपियंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये उसके स्कल्स है, लेकिन वो है। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, लेकिन स्पीशीज है मिलियंस। तो मुझे ये मानना पड़ेगा ना कि ये जो 4-5 रंग की चिड़िया दिखाई दे रही हैं, इनके कॉमन एंसेस्टर एक थे। साइंस में इसका जवाब उन्होंने क्लासिफिकेशन के तौर पे दिया है। अब साइंस में जब मैं अल्फाज स्पीशीज इस्तेमाल करती हूँ तो उसका मतलब ही फर्क हो जाता है। जैसे कोई कि नहीं। अब आपकी इंसान वाली बात से पकड़े और कौवा, दोनों में बता देती हूँ। जैसे कि या इनफैक्ट चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं, सब्जी से ले लेते हैं। आ, जानवरों का लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जी ज्यादा जी, मैं एड्रेसेबल दोनों रहेगा। बताऊंगी। उन्होंने क्या किया, बाकायदा परिवार बना दिए, फैमिलीज बना दी क्लासिफिकेशन करने, मतलब स्टडी करने के लिए। और ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर है, तो मैं तो बिल्कुल एकदम नीचे वाला जो लेवल है जहां से आगे हम स्पीशीज समझा सकते हैं, वहां उस हम्म। लेवल पर आकर के फैमिलीज में बताती हूँ कि फैमिली उन्होंने बना दी कि खीरा, लौकी, तोरई और आपका करेला, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है। इनका जीनस, यानी जो मोटी मोटी बनावट है कि जी। खला होगा, बीच में बड़े बड़े बीज होंगे, ज्यादा पानी होगा इनके अंदर, इनके छिक्कल जो होंगे वो पतले, मतलब हीट रीजन के अकॉर्डिंग खास कंसिस्टेंसी के छिकले होंगे इनके। तो इनका जीनस एक जैसा हो गया। और ये सब स्पीशीज है कि भाई करेला बहुत कड़वा होता है तो ये सब स्पीशी, ये एक स्पीशी हो गई। तुरई हम्म। एक अलग स्पीशी हो गई। तुरई में भी दो दो तीन रंग की, तो साउथ इंडियन तुरई अलग होती है, नॉर्थ इंडियन तुरई अलग होती है, तो उसमें भी, और फिर वो सब स्पीशीज में चला गया। तो इस तरह देखें तो तब तो यहाँ डार्विन की थ्योरी सपोर्ट कर देती है कि हाँ सब इंसान थे और ये सब उनके सब स्पीशीज थे। उस अगर एंगल से हम देख रहे हैं तो वही डार्विन ने किया भी है। जीनस इसने इन सब का, निएंडरथल्स है, क्रोमैग्नॉन है, और भी था, कम से कम 7-8 है उनका, और लास्ट हम होमो सेपियंस इरेक्टस। उसने एक होमो सेपियंस सेपियंस था, एक होमो सेपियंस इरेक्टस है, तो होमो हम्म। उसने सबके ले लिया, ह्यूमन से होमो, और फिर उसने कहा कि ये सब इनकी सब स्पीशीज। छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, इनके बारे में फिर ये आप मानते हैं कि इनमें आज जितने हमें दिखाई देते हैं अलग अलग, इनमें वेरिएशन है, मतलब रंग अलग हैं या चोंचे अलग हैं उनकी, इनके एंसेस्टर एक होंगे पहले, कभी इनमें से कुछ के एंसेस्टर एक होंगे। ये हमेशा से ऐसे ही नहीं है। मतलब जो एक एक परिंदा आपने देखा, दो परिंदे आपने देखे, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन आपने देखा एक की चोंच जो है थोड़ी लंबी है, एक की चोंच छोटी है, बाकी चीजें आपको मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं। तो क्या आप ये मानेंगे जो डार्विन ने माना कि इन दोनों परिंदों के एंसेस्टर एक थे, लेकिन हुआ ये कि कुछ एनवायरमेंटल चेंज हुए, कुछ यहाँ रह गए, कुछ वहां चले गए, वहां गए तो वहां उन्होंने देखा कुछ सख्त चीजें थी तो उनकी चोंचें लंबी होती चली गई खाना निकालने के लिए, इधर जो थे इनके लिए ये वाले एनवायरमेंटल फेवरेबल फैक्टर थे तो इनकी चोंचें मोटी हो गई। ये जो डार्विन की अंडरस्टैंडिंग है परिंदों के बारे में, इससे फिर आप एग्री करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं फिर वही, अब मैं वही बात दोबारा कहूंगी कि हाँ, अच्छा। तोतों की कुछ हजार वैरायटीज हैं। तोते जो हैं टोटल पूरी दुनिया में उनकी कुछ हाँ हजार हाँ। वैरायटीज हैं, और जी। सबकी आप तोता पहचान लेंगे। कहीं आप उसको पैराकीट कहेंगे, कहीं पैरेट कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे, हम्म। अलग अलग नाम देंगे, बट आप जी। पहचान लेंगे। अगर आपने कभी तोता करीब से भी ना देखा और सिर्फ एक वो टिपिकल हरा तोता विद लाल चोंच भी देखा हो, और तोते ये का तोता कोई है। बड़ा खूबसूरत सा भाई किसी दूसरी कंट्री से टीवी में ला करके आपको, या रियल लाइफ में भी आपको ला के दिखा दिया जाए, तो आप उसको पहचान लेंगे कि उसी का भाई, उसी का कजन है।
तो जी मैं यहाँ ये कहूंगी कि यहाँ मैं द रियलिटी इज कि कोई वो नहीं है, कोई एवोल्यूशन नहीं है। दिस इज अ डिफरेंस मैं बता रही हूँ। जी। जो एक पूरी फैमिली है, वो फैमिली जीन्स तो चेंज नहीं हुआ, आपका मतलब ये है कि जीन्स जी चेंज नहीं होता, यही ना आपका जीनस कोर? नहीं नहीं भाई, जीनस जीनस जीनस। एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जो जी। साइंसदानों को पता होती है, GENUS। जैसे कि होमो सेपियंस जब आपने कहा, तो होमो हो हम्म। गया जीनस, सेपियंस हो गई स्पीशीज, और इरेक्टस हो गई सब स्पीशीज। तो ठीक। आप मैं एक कॉकेशियन कॉकेशियन यानी यूरोप के ऊपरी हिस्से में रहने वाले लोग, अफ्रीकन जो अफ्रीका और उसके नीचे के गर्म इलाकों में जो रहते हैं, फिर एक उधर साउथ अमेरिका की जो इनेट ओरिजिनल स्पीशीज है, वो उसमें भी मतलब डिवीजन है, माने कि उनकी ओके। हाइट फर्क है। ये सब डिविजन्स हैं, जीनस तो ये सब। थैंक यू। अच्छा चलिए ठीक है, इस पॉइंट को फिर हम रखते हैं। इसके आगे फिर मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम एंड आदम अलैहिस्सलाम, क्या आदम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के जेनेटिक फादर हैं? मतलब ये सिंपल यस और नो में आप कह सकते हैं। यस। नहीं मतलब ये साइंस का जेनेटिक फादर अलग है और जो जो अंडरस्टैंडिंग है, नहीं, मतलब अभी जीन पूल, साइंस के हिसाब से चला ना अब। तो जीन पूल तो वहीं से आया ना, मतलब डिस्कनेक्ट तो नहीं कर सकते ना। ऐसा आप तो ये रूल आउट तो नहीं कर पाएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम का कोई भी जीन ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, हाँ, तो मैं लेकिन एक निगेशन निगेशन थ्योरी पे अगर अगर आऊं तो मैं ये कहूंगी कि आदम अलैहिस्सलाम का मतलब जीन पूल वही है, खलकत का तरीका फर्क है। और मतलब आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट माय ठीक आंसर ठीक कैन ठीक, नॉट नहीं बी अ नहीं प्लेन आप यस और नो। ओनली, हाँ हाँ, बस प्लान में ही मुझे चाहिए था। ओके। नेक्स्ट है हमारा, जैसे आदम अलैहिस्सलाम थे, उनके बारे में आता है हदीस में, उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, हाथ बहुत बड़े बड़े थे। अब वक्त के साथ साथ जो है आज आज का जो इंसान है उसकी हाइट जो है वो 5 से 6 फीट रह गई है। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको क्या टर्म आप यूज करेंगे? मैं जस्ट आप इस फील्ड से हैं इसलिए मैं वो सिर्फ टर्म जानना चाहूंगा। जरूरत पड़ी तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कहूँ तो आप दीजिए, अगर नहीं जरूरत है तो इट्स ओके। क्या कहेंगे इसे? डिवोल्यूशन कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे, नहीं, क्या मैं कहेंगे कुछ इससे? भी नहीं कहूँ, मैं फिलहाल इस पे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने अभी तो बताया आपको कि जो हम्म। कॉकेशियन स्पीशीज है, जो अमेरिका साउथ अमेरिकन स्पीशीज है, जो अफ्रीकन स्पीशीज है, और हम एशियन, और एशियन में भी फिर हमारी सब डिवीजन हो जाती है, साउथ ईस्ट एशियन, मिडिल मिडिल ईस्ट एशियन, ये टर्म सेंट्रल सेंट्रल एशियन। ये टर्म ये इवोल्यूशन वो में खुद यूज आएगा या करते नहीं हैं, आएगा? वो खुद आएगा यूज नहीं कर रहे आएगा? हैं। ये डार्विन ने खुद नहीं यूज किए। डार्विन और इस चीज किस आगे की जो एडवांस थ्योरी है, जिस पे रिसर्च हुई, उसमें ये आए हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है। हाँ, तो ये तो हुआ है वाकई, आदम अलैहिस्सलाम की हाइट पहले ज्यादा थी और अब इंसानों की हाइट कम हो गई है, यानी इस फ्रेम में अगर देखें तो ये ठीक है नहीं, बात। मुझे एक बात बताइए, मुझे आई वांट टू कॉन्टेस्ट दिस क्वेश्चन नाउ। हम क्या, हमें कंफर्म है कि जो भी वो रिमेन्स मिले हैं वो आदम अलैहिस्सलाम के हैं? इसकी कंफर्मेशन है? वो किसी हमारे किसी फोरफादर के हैं? कौन हो से? सकता है कोई जो भी रिमेन्स है जो आदम अलैहिस्सलाम के रिमेन्स है, मतलब मैं आदम अलैहिस्सलाम? एविडेंशियल एविडेंस के नहीं नहीं, पर। मैं तो हदीस की बात कर रहा हूँ मैं, तो तो कि जो हदीस हदीस में में फीट कैसे आ गया? मतलब आए हैं 60 हाथ आया है हदीस में, 60 हाथ। वही मुझे मतलब ये इस अल्फाज हैं हदीस में, 60 हाथ, हाथ के अल्फाज आए हैं, तो हाथ को फीट, क्या हाथ जो होता है वो हाथ फीट के आसपास ही होता है। अब आपका हाथ बड़ा है, मेरा हाथ छोटा है नहीं, आप कैसे 50 पता मान सकते करेंगे? हैं, लेकिन देखिए ये डायमेंशंस तो पहले से चली आ रही है ना, इन 60 डायमेंशंस हाथ की तो में इंसान भाई, 60 हाथ में बहुत फर्क आ जाएगा, मतलब हाथ की जो डायमेंशन है, ये 60 हम्म। हाथ में बहुत फर्क आ जाएगा। तो मेरे हाथ ये, छोटे हैं, हाँ बास ये के हाथ मेरे बड़े भी हो अल्फाज, सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ तो ना, मैं इस मतलब तरह ये तो से हदीस है।
नहीं, पर ये बहुत वीक चीज है, मैं इसको कभी किसी डहरिये के सामने कोट नहीं करना चाहूंगी। मतलब ये इनफैक्ट सही हदीस को, ये सही हदीस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हदीस सही नहीं है, पर इसकी मेजरमेंट कैसे पता चलेगी? नहीं, आप आप साथ नाम भले माने, आपके लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो उनकी दूसरी हदीसें बाबा, हैं, उनकी हाथ, ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं उसमें कह जो रही हूँ सेम तुम। अल्फाज हाथ हाँ, के मैं बारे उसको में आए हैं, नहीं कह रही हूँ, वो पर मैं वो फीट से ही, मतलब ये उलमाओं की बात है, मतलब इसमें मेरा कोई अपना वो नहीं है इंटरफेयर, जहाँ तो उलमा जहाँ मानते हैं। जहाँ मेरे पास काउंटर फैक्ट्स नहीं है, मैं उस चीज को नहीं उठाऊंगी। तो मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने ये सोचने के लिए आपको एक सवाल हाँ, खड़ा तो किया है, आपको या उन मैंने लोगों को, हाँ, कि इस पर भी हम सोचें, इस पर भी हम गौर करें। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? आपके सेशंस में और कोई इंटरेक्ट नहीं करता है क्या? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, जो भी इंटरेक्ट कर आई रहा है मैं हैव तो उससे कर रहा हूँ। आई हैव नो दैट आई पर्पसफुली जॉइन दिस सेशन। मेरी एक दूसरी अब मीट लास्ट, है अभी। चले नहीं बताएं। नहीं, आपको कोई प्रेशराइज नहीं किया सानिया, गया है यहाँ पर, नहीं, आप मैं आंसर दे। भाई बिल्कुल नहीं। मैं पर्पसफुली, मैंने कहा ना, मैं किसी नियत से यहाँ पर आई हूँ। जी जी जी। सानिया है, समरा है, कोई बोलता क्यों नहीं है? हम फिर किस तरह से सेशंस कर रहे हैं? इन बच्चों के सवाल तो आ ही नहीं रहे ना सामने। हो सकता है हमारी बातचीत में इनके कोई नए ही टाइप के सवाल हो। अब तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें बाकी लोगों में कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई तो पॉइंट होगा, शॉर्ट में कहें, टाइम हमारा ऑलमोस्ट कम बचा है और अभी हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। मैंने कुछ सवाल खड़े किए हैं जिसके जवाब दिए हैं। मैं इसीलिए साइंटिफिक टर्म यूज नहीं करता, क्योंकि वो जो होता है उसके लिए जरूरी होता है कि बाकी लोग भी फिर साइंटिफिक बैकग्राउंड से हों। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ ऊपर ऊपर जो बेसिक चीजें हैं उसको समझते हुए चलें, यस और नो में आगे बढ़ते हुए चलें। जैसे आपकी बात को 18,000 पूरा का एहतराम। 18,000 आपकी का बात को वर्ड है, भाई तो जी, आपकी भाई बात उसके को लिए मैं, पूरा एहतराम, बट साइंटिफिक बहस अगर हम अपने बच्चों को इक्विप नहीं करेंगे तो वो हार जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, और उनके खुद के दिल के सवाल उनको फिर दीन से जो है वो कर देंगे, मुनकर कर देंगे। उसको दे नहीं, विल उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, डिसबिलीविंग। उसको भी हम करेंगे साइंटिफिक ना, बहस तो लेकिन हमने साइंटिफिक अल्फाजों में ही करनी है ना। नहीं आता तो हम उन्हें सिखाएंगे। क्या फर्क हुआ कि अगर साइंस की बैकग्राउंड से नहीं है तो? ये सवाल तो इनके खुद के दिलों में आएंगे, एक बार नहीं, 1000 बार आएंगे। ये जितनी पढ़ाई करते चले जाएंगे, कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चंस इनके सामने आते चले जाएंगे। तो इसमें इक्विप होने में तो कोई बुराई नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल मेरे सर आंखों पर, आपकी बहुत इज्जत है इस बात के लिए कि यू वांट टू स्प्रेड द मैसेज फार एंड वाइड। बट इट इज द ऑडियंस, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस कि भाई, अगर तुम शामिल हुए हो इस सेशन में, साइंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्लीज पार्टिसिपेट एंड चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। अगला बंदा बहुत एफर्ट लगा रहा है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ थिंग्स मैं जानती थी, बस वो हदीस मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई, वो 60 हाथ वाली, उसकी मेजर क्या है? वो आपने बात सही की थी, किसी के हाथ लंबे होते, किसी के छोटे होते हैं, तो उसको कैसे समझू ये नहीं समझ में। बाकी बातें मुझे पता थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए नहीं पूछा। एनीवे अल्टीमेटली लास्ट जो क्वेश्चंस मेरा हो सकता है, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस रख देता हूं, वो ये है कि अगर हम ये मान भी लें कि इंसान के अंदर एक हैवानी वजूद है, और वो अगर डाइवर्जेंस के थ्रू वजूद में आया है, किसी एंसेस्टर ऐप से डाइवर्जेंस हुआ, उससे वजूद में आया है, तो सिर्फ इसके वजूद में आ जाने से खुदा का इनकार कैसे हो सकता है? और इंसान, जो ये सोशल डार्विनिज्म है, इसमें जो होता है कि फिर ठीक है, फिर जानवरों में हया नहीं है तो तुम भी हया का कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, ये कैसे साबित हो सकता है? अगर हम मान भी लें कि हाँ, इंसान के अंदर एक जानवर मौजूद है और उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रूह दी है, ये चीज भी तो हम ऐड करेंगे ना उसमें अभी। फिर इसके बाद, इन सवालों के बाद हम आएंगे फिर कुरान करीम की उन आयत पर जो इंसानों की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला ने की हैं।
हमारे सारे सवाल जो हैं ये गौर फिक्र करने के लिए खुद हमारे अपने लिए हैं। हम पहले किसी एथिस्ट को समझाएं, उससे पहले तो जरूरी है कि हम पहले खुद समझें। हम अगर ये परसेप्शन बना लें कि सामने वाले का जो आर्ग्यूमेंट है वो ही गलत है, एथिस्ट गलत है क्योंकि वो एथिस्ट में रहा है, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, ये सुनते हुए आया हूँ, तो मुझे सारा कुरान समझ में आ गया है, कुरान की सारी फिलोसफी मुझे समझ में आ गई है और मैं हक पर हूँ, ये भी तो एक रॉन्ग परसेप्शन है। हो सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, अभी हमने कुरान को उतने अच्छे से ना समझा हो,